हेलो दोस्तों, स्वागत है जीटेक एजुकेशन में। मैं गौरव शर्मा आपके तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वैल्यूएशन का क्यूएसबी में। और आज हम बात करेंगे क्यूएसबी में कि जो हमने मूल्यह्रास पढ़ा था, उस मूल्यह्रास में हमने क्या क्या चीज़ें के बारे में पढ़ा था उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर और टॉपिक को देखते हैं। पहले हम समझेंगे मूल्यह्रास होता क्या है। मूल्यह्रास का मतलब ये होता है मूल्य में कमी होना। जैसे अगर कोई बिल्डिंग है, अगर जैसे से टाइम बीतता चला जाएगा उसके मूल्य में क्या होगी, कमी होती चली जाएगी। तो जो कमी हो रही उसे बोलते हैं मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 मेथड है। कौन कौन? सीधी रेखा मेथड, सिया सीधी रेखा विधि जिसे बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। तीसरा हमारा आता है शोधन निधि विधि और मात्रा सर्वेक्षण विधि। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मूल्यह्रास ये बीटी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ये आपके जेई के अकॉर्डिंग, अगर आप जेई के पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए ये अच्छा है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें सेमेस्टर एग्जाम देना है तो सेमेस्टर एग्जाम में ये चीज़ें नहीं आएंगी, तब भी हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता दे रहे हैं। तो मूल्यह्रास ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या थे, 4 मेथड थे। तो पहला जो मेथड आता है वो सीधी रेखा विधि आती है। बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को बता रहे हैं। सीधी रेखा विधि क्या होता है कि हर साल कितना हमें पैसा पे करना है, या मूल्यह्रास के पढ़ रहे हैं तो सीधी रेखा विधि में सिंपल आप समझ रहे हैं कि हर साल कितना हमारे मूल्य में कमी हो रही है। जैसे इसमें क्या होगा, जैसे आज 1 साल हुआ, 1 साल में 500 कमी हुआ, अगले साल भी 500 कमी होगा, फिर नेक्स्ट ईयर 500 कमी होगा। मतलब हर साल एक कांस्टेंट रेट से कमी होती है मूल्य में। इसे बोलते हैं सीधी रेखा विधि। तो ये यहाँ पर बताया गया कि यह विधि सामान्य विधि है और यह माना जाता है किसी संपत्ति के मूल्य ह्रास प्रतिवर्ष क्या होते हैं, समान होते हैं। प्रतिवर्ष क्या होते हैं, समान होते हैं। और एक निश्चित भाग हर वर्ष क्या करते हैं, घटा देते हैं। और समाप्त होने पर, अगर उपयोगिता काल, उपयोगिता मतलब अगर उसका लाइफ ईयर समाप्त हो चुका है, तो समाप्त होने पर संपत्ति का मूल्य केवल स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाता है। स्क्रैप वैल्यू मतलब मलबे का मूल्य, ठीक है, उसके रूप में ये क्या रह जाता है। ठीक है, और यहाँ पर केवल मेन मेन पॉइंट्स को ही आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मूल्यह्रास का जो फार्मूला होता है, मूल लागत माइनस मलबे का मूल्य, और क्या होता है, जीवन काल वर्ष में, जीवन काल वर्ष में। तो यहाँ पर जो जीवन काल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से। जीवन काल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। ठीक है, और सी क्या है, यह हमारा मूल लागत है, एस क्या है, मलबे का मूल्य। ठीक है, अब देखिएगा जैसे यहाँ पर डी बराबर होगा, और डी बराबर एक फार्मूला और करके निकाल सकते हैं, 1 माइनस एस अपान सिक पावर 1 माइनस एन। तो डी क्या है, वार्षिक मूल्य ह्रास कितना कमी हो रही है। एस क्या होता है, मलबे का मूल्य होता है। एन क्या है, जीवन काल वर्ष में। और सी मूल लागत है। ठीक है, दूसरा आता है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड क्या होता है, जैसे इसमें जैसे कि आप अभी पढ़ रहे थे स्टेट का, स्टेट में क्या हो रहा था, हर साल क्या हो रहा, मूल्य में एक समान कमी हो रही है। उसी तरह जो परसेंटेज मेथड होता है, ये हर साल क्या होता है, हर साल समान परसेंटेज से मूल्य में कमी होती है। ठीक है, हर साल क्या हो रहा है, समान रूप से मूल्य में कमी हो रही है। इसे हम बोलते हैं स्थिर प्रतिशत वृद्धि विधि बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। इस विधि में संरचना के पूरे जीवन काल में अवमूल्यन का प्रतिशत समान रहता है। साथ ही मूल्य लागत में अवमूल्यन क्रमशः वर्षों में घटते रहने से प्रतिशत मूल्यांकन मान स्थिर प्रतिशत। स्थिर प्रतिशत मतलब ये होता है जैसे हर साल परसेंटेज क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि इस साल, मान लीजिए इस साल मतलब पिछले 1 साल बाद 5% कमी हुआ, फिर अगले साल 6% कमी होगा, फिर 7%, ऐसा नहीं है। हर साल 5% अगर कमी हो रही तो हर साल 5% कमी होगा। 6% कमी हो रहा तो 6% कमी होगा। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ के लिए फार्मूला के लिए डी बराबर सी माइनस एस अपान एन कर लेंगे। तो सी क्या है हमारा, जो मेन पूरा था, एस हमारा जो मलबे का था, और एन वर्ष था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
एक ट्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत 20,000 रुपये है। अनुमान के मुताबिक 20 वर्ष बाद इसका कबाड़ मूल्य 10% रह जाता है। प्रतिशत मूल्य ह्रास ज्ञात करें यदि यह समान रूप से घटता है। ठीक है, समान रूप से क्या कह रहा है? घटता है। तो वार्षिक मूल्य ह्रास निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे आपको मैंने बताया कि D बराबर C माइनस एस अपान एन। ठीक है, तो यहाँ पर D क्या है? एनुअल डिप्रिसिएशन है। C हमारा क्या हो गया? जो कॉस्ट है, और जिसे ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। S हमारा क्या है? स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे स्क्रैप वैल्यू क्या बोलते हैं? कबाड़ मूल्य बोलते हैं। अभी अभी पॉइंट में बोल दिए थे, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हमसे हो गया था। तो जो सॉल्वेज वैल्यू होता है वो होता है मलबे का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा D बराबर C माइनस एस अपान एन होता है। D बराबर क्या होता है? C माइनस एस अपान एन। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या रखेंगे C का स्थान पर? यहाँ पर 20,000 माइनस S कितना है? 10% है। ठीक है, 10% है, और यहाँ पर कितने साल की बात कर रहा है? यहाँ पर बात कर रहा है हमारा 20 वर्ष के लिए। तो क्या करेंगे? C माइनस 10 कर देंगे, मतलब 10 मतलब उसका परसेंटेज 10% निकाल लेंगे 20 का। तो 20 का अगर हम निकालेंगे तो कितना बचेगी? ये 2,000। तो 2,000 में हम क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 20,000। तो बचे कितना? 18,000। 18,000 बटे कितना हो जाएगा? 20। तो देख लेते हैं आगे। यहाँ देखिए ये कितना हो रहा है हमारा? 18,000 बटे 20। तो 18,000 20 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा 900 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 900 रुपये हमारा आ जाएगा। सिंपल, 18,000 बटे 20, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा 900 आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमारा क्या आ गया? 900 हमारा आ गया। तो चलते हैं और कुछ सवाल देख लेते हैं, कुछ पॉइंट थोड़ा सिलेबस में देख लेते हैं। सिलेबस की बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि इसमें हमें सिलेबस में केवल 2 ही पॉइंट इसमें पढ़ना है हमें, जिसमें हमें क्या करना है? वैल्यूएशन के निकालने के लिए हमें क्या करना है? मूल्य को निकालना है। ठीक है, एक चीज देखिएगा, कई कई जगह क्या होता है, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्क्रैप वैल्यू को कहीं कहीं क्या देता है? कबाड़ मूल्य, और कहीं कहीं मलबे का। आपको मैं बता दे रहा हूं, आप कंफ्यूजन मत रहिएगा। स्क्रैप वैल्यू को बोलते हैं मलबे का, और कबाड़ मूल्य होता है सॉल्वेज वैल्यू। जैसे वहां पर क्या कहा था, देखिए कि सवाल में थोड़ा सा आपको हम जिक्र कर दे रहे हैं कि कई जगह ये चीज के बारे में अलग अलग बात कहता है। जैसे कबाड़ मूल्य 10% रह जाएगा, कबाड़ मूल्य कि मलबे का मूल्य, एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग का कबाड़ मूल्य इसलिए बोल दे क्योंकि वो 10% शेष रहता है। ठीक, इसलिए होता है वो। ठीक है, उसे कबाड़ के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब 10% हमें मिलेगा वो। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा, निकल चला आया कितना? 900। तो 900 क्या होगा? 10 साल के निकालेंगे तो 9,000 होगा, और 10 वर्षों में वही मूल्य कितना होगा? 20,000 माइनस क्या करेंगे? 2,000 जो वो था, और उसका 9,000 क्या था? 10 वर्षों के बाद तुम्हारा कितना बचा? 9,000। अब अगर कांस्टेंट परसेंटेज से निकालेंगे तो क्या होगा? D बराबर 1 माइनस एस अपान सी। जैसे वहां पर क्या किया था, अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है तो D बराबर C माइनस एस अपान एन कर लेंगे। अगर आप परसेंटेज से निकालेंगे तो D बराबर 1 माइनस एस अपान सी पावर 1/n कर लेंगे, जिससे क्या होगा? एक सीधी रेखा बढ़ेगा। अब देखिएगा, जैसे सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है
कि जैसे कि आपको मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि सिंकिंग फंड मेथड का सिंपल सा रूल है कि हम कितना एनुअल, चाहे 6 मंथ का, चाहे 1 मंथ का, चाहे 3 मंथ का, हम कितना पे करेंगे, दैट इज सिंकिंग फंड। अगर हमने कोई बिल्डिंग क्या किया, बनवा लिया, और हमें चाहते हैं कि जब इसका लाइफ ईयर ख़त्म हो तो हमें इसके बराबर क्या हो जाए, बिल्डिंग का क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। तो पैसा कैसे मिलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी इंश्योरेंस सेक्टर से या इंश्योरेंस कोई बैंक से या इंश्योरेंस कंपनियां जो होंगी उनसे क्या करेंगे, हम सिंकिंग फंड मतलब उसके बीमा करा देंगे। बीमा कराने के बाद क्या होगा, जब बीमा हो जाता है तो हमें क्या करना, पे करना पड़ता है उस बीमा कंपनी को। ठीक है, तो अगर आप कम टाइम के लिए करेंगे तो ज़्यादा पे करेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे तो कम पे करेंगे। इससे प्रॉफिट क्या होगा, जैसे उस बिल्डिंग का लाइफ ईयर ख़त्म होगा वैसे आपको उसके बराबर जितना आपने पैसा बिल्डिंग में बनवाया है उसके बराबर आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल समझिएगा, सिंकिंग फंड मेथड मूल्यह्रास की इस विधि में संपत्ति मूल्यह्रास शोधन विधि तथा इस पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज के योगफल के बराबर लिया जाता है। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल चीज़ों का आपको समझना है। इस विधि में सिंकिंग की प्रीमियम और एवं फंड लगे डिप्रिसिएशन माना जाता है। उस वर्ष का जमा तथा उस पर लगे ब्याज के योग के मूल के लागत में से घटाने पर अवमूल्यन का मान बुक वैल्यू आते ही निम्नलिखित उदाहरण, जैसे एक देखते हैं, एक सवाल देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इसमें। यदि किसी संपत्ति या भवन की मूल लागत कितना है हमारा, 1,00,000 है तथा 10 वर्षों के लिए 8% ब्याज, सिंकिंग फंड का मान 10,350 रुपये है जबकि जीवन काल 5 वर्ष है। यदि इस फंड का ब्याज 5%, 8%, 10%, 12%, ठीक है, तो क्या हमें ज्ञात करना, कुल अवमूल्यन मतलब उसका कितना अवमूल्यन हुआ, बुक मान। अब देखिएगा प्रथम वर्ष में कितना था हमारा अवमूल्यन, 10,305। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9,89,650। अब देखिए द्वितीय वर्ष में क्या करेंगे, जो हमारा 10,305 था कितना था 5%, तो 5/100 कितने का, ये तो हो गया। अब इतने का हम देखेंगे 5%, 5/100, तो ये हमारा आ गया टोटल, इसके बराबर कर देंगे तो जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है कितना 97, मतलब दोनों को जोड़कर फिर क्या करेंगे इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, देखिएगा ये हमारा कितना आ रहा है 21,217.50, तो उसमें क्या करेंगे हम घटा देंगे जो टोटल आ गया। ठीक है, फिर तृतीय साल में क्या करेंगे, इसमें भी 10,350 का 8% निकालेंगे, ये 32 आ गया है। अब क्या करेंगे, इसमें 32 घटा देंगे। ठीक है, कितना घटा देंगे, 32,390 रुपये घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9,56,219 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, देखिए सिंपल घटा रहे हैं तो ये आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से इसको भी इनको जोड़ के घटा देंगे तो ये आएगा, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, देखते चलिएगा, जैसे आप समझने का प्रयास करिए, जब इसको घटाया गया तो ये आया, जब इनको घटाया तो ये आया, जब इनको घटाया तो ये आया, फिर जब इनको घटाया जाएगा तो ये आएगा। मतलब परसेंटेज आप हर साल का क्या करेंगे, निकाल लेंगे और घटा देंगे तो हमें पता चल जाए कितना हमारा बुक मान होगा। सिंपल है। ठीक है, अब आता है क्वांटी सर्वेयर मेथड। क्वांटी सर्वेयर मेथड कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बेहद आसान है। क्वांटी सर्वेयर मेथड को कुछ सिंपल हम समझेंगे। जैसे इस विधि के अनुसार सर्वेक्षण वास्तविक रूप से कार्य स्थल पर जाकर हम ये देखेंगे, जैसे कि अगर हमें कोई सर्वे वर्क करना है तो जाकर क्या करेंगे, सर्वे वर्क मतलब अगर बिल्डिंग का हमें अवमूल्यन निकालना है, डिप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है, तो जाकर वहाँ के देखेंगे उस बिल्डिंग का कि क्या क्या चीज़ें नष्ट हुई हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बता रहा है कि जो अवशेष काल, घिसाव कितना हुआ है, कार्यकाल क्या है, और घिसाव नष्ट भागों की स्थिति को हम चेक करेंगे, और साथ साथ ये भी प्रयास करेंगे कि उसकी लुप्त प्रायता क्या है। लुप्त प्रायता मतलब जो चीजें पहले प्रचलन में थी आज के टाइम पर वो प्रचलन में नहीं है, इसे बोलते हैं लुप्त प्रायता। सभी भागों का विस्तृत सर्वेक्षण कर विभिन्न तथ्यों से तकनीकी आधार पर प्रतिशत निकाला जाता है या प्रतिशत निकालते हैं तथा इसे अवमूल्यन ज्ञात करते हैं।
तो कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है। आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारा क्वांटिटी सर्वे मेथड होता है, ये हम जाकर किसी बिल्डिंग का चेक करेंगे, उस बिल्डिंग में क्या हरास हुआ है, कितना टाइम पीरियड हो गया है, कौन कौन से लॉसेस हो गए हैं, इससे हम क्या करेंगे, उस बिल्डिंग का अवमूल्यन निकाल लेंगे। तो ये तो आपके सिलेबस में नहीं था, मगर मैंने बता दिया आगे चल के जब आप जेई की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। अब आपके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में आपके इसमें दो चीज़ें पूछी हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड और रेंटल रिटर्न मेथड, ये दो चीज़ें हैं जो वैल्यूएशन को निकालने के लिए मेथड। ये देखिए यहाँ पर यही चीज़ आपको समझना है। आपके में क्या है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो इसमें ये कहा है रेंटल मेथड एंड वैल्यूएशन पहला, और उसके बाद दूसरा जो हमारा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, ये चीजें हैं आप में। तो पहला हमारा हो गया रेंटल, ये हो गया डायरेक्ट कंपेरिजन विद द कैपिटल कॉस्ट, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, वैल्यूएशन बेस्ड ऑफ कॉस्ट, फिर आता है वैल्यूएशन बेस्ड ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, फिर आता है डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन एंड डिटेल मेजरमेंट, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द प्लिंथ लेवल। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम केवल दो चीज़ों के बारे में देख लेंगे, इनके इनके बारे में, ठीक है। और बस उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहला आता है किराए के आधार पर अवमूल्यन। एक एक चीज़ को समझेंगे। किराए के आधार पर अवमूल्यन। तो किराए के आधार पर अवमूल्यन क्या होता है, भवन किराए के रूप में प्राप्त मान वाली कुल वार्षिक आय से सभी संभावित खर्चे, मतलब जो हमें मिला है किराए के रूप में, उसमें जो जो खर्चे हैं उसको हम क्या कर दें, घटा दें, ठीक है। संभावित खर्चे जैसे मरम्मत, अस्थायी कर, प्रबंधन व्यय, शोधन निधि इत्यादि घटाकर शुद्ध आय की गणना कर ली जाती है। मतलब जितने भी अगर हमारे बिल्डिंग में जो हमने प्राप्त किया है किराए के रूप में, उसमें जो जो हम एडिशनल खर्चे कर रहे हैं उसको हमने क्या किया, डिडक्ट करने के बाद जो हमें इनकम प्राप्त हुआ उसे बोलते हैं नेट इनकम, ठीक है। तो तथा ब्याज दर पर वर्षाधार ज्ञात करके इसके शुद्ध आय से गुणा कर दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, यदि किसी संरचना या भवन के वार्षिक किराए से सभी संभावित खर्चे आउटगोइंग घटाकर 22,000 रुपये हो तो ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष हो तो भवन का मूल्यांकन ज्ञात कीजिए। तो भवन का मूल्यांकन सबसे पहले हमें क्या निकालना, वर्षाधार। वर्षाधार में कितना दिया है, 10%। तो आपको मैंने बताया था 1/i हो जाएगा। कैसे निकलेगा, 1/, हमारा कितना 10%, तो यहाँ मतलब 100 कर देंगे, 100/, हमारा 10% कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आएगा 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो दिया है यहाँ पर 22,000, ये हमारा क्या है, आउट गोइंग के घटाकर। तो हम ये देख रहे हैं कि 10 वर्षों में कितना होगा, एक वर्ष में इतना है, तो 10 वर्षों में संपत्ति का जो मूल्य, संपत्ति का जो मूल होगा वो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 लाख हमारा 20,000 आ जाएगा। संपत्ति समझ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या कहा है कि किराए से सभी संभावित खर्चे घटाकर 22,000 आया, ब्याज की दर 10% है, तो भवन का मूल्यांकन कीजिए तो भवन कितने का है, ठीक है। भवन कितने का था, तो जितने भी खर्चे घटा दिए हैं, ठीक है। तो हमने निकाल दिया वर्षाधार S/I से, ठीक है। 10 वर्ष आया, 10 वर्ष में हमने गुणा कर दिया क्योंकि हर साल आ रहा था 22,000, तो हमने काउंट कर लिया कि 2,20,000 हमारी क्या हो गई है, ये हमारी भवन की मूल्य हो गया है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं पूंजीगत, पूंजीगत मूल्य, इनके बारे में थोड़ा समझेंगे कि पूंजीगत क्या होता है। पूंजीगत में क्या क्या, मूल्यांकन की यह विधि उस समय अपनाई जाती है जब किसी संपत्ति का विक्रय मूल्य प्रमाण सहित मालूम हो, मतलब ये हमें पता हो कि इसका विक्रय मूल्य कितना है, परंतु संपत्ति का किराया ज्ञात हो। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी बिल्डिंग को जब बेच रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए इसका कितना है और कितना हमें क्या हो रहा है, किराए के रूप में मिल रहा है, ठीक है।
इस विधि द्वारा मूल्यांकन करने के लिए सभी क्षेत्रों में निर्मित जैसे संपत्ति कि पूंजीकृत मूल्य सीधे तुलना करके क्या कहते हैं निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ नहीं, सिंपल है। जैसे आप किसी बिल्डिंग आप खरीदना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए बिल्डिंग कितने बिक रही है, और जब वो बिल्डिंग बिक रही है तो मंथली उस पर कितना किराया रहा था, उसी से हम क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे कि इसकी एक्चुअल कास्ट क्या है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लाभ के आधार पर, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट। ऐसे भवन जो व्यवसायिक लाभ अर्जित करते हैं उनका मूल्यांकन इस विधि के आधार पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, या आपके पास कोई दुकान है, अगर उस दुकान से आपने क्या कर रहे हैं हर साल प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट कमा रहे, जो लेने आएगा कस्टमर वो देखेगा कितना इनका प्रॉफिट हो रहा है हर साल, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा बिल्डिंग का रेट लगाएगा, उसी अकॉर्डिंग क्या करेगा बिल्डिंग का रेट लगाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि प्रॉफिट के बेस पर, मतलब प्रॉफिट के आधार पर जो हम वैल्यूएशन करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है कैपिटल वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है वैल्यू निकाला है। ठीक, अब आ जाए कॉस्ट के अकॉर्डिंग। कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर, कॉस्ट अकॉर्डिंग इस विधि के अनुसार भवन का निर्माण क्रय करते समय व्यय की गई राशि को आधार मानकर मूल्यांकन किया जाता। मूल्यांकन करते समय मूल्यह्रास को दृष्टि में रखा जाता था, भवन में वर्तमान मूल्य में कमी होती है। जैसे इसका मतलब कॉस्ट अकॉर्डिंग, मतलब कि हमारा कॉस्ट कितना लगा है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे भूमि का या मतलब बिल्डिंग का क्या करेंगे हम मूल्यांकन कर लेंगे। तो हमें यह भी पता होगा कि मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग बनवाया है 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, ठीक है, तो ये पता होगा साथ साथ जो हमारा मूल्य ह्रास हुआ उस चीज को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो हम बिल्डिंग का एक्चुअल कास्ट निकाल लेंगे कि इसका बिल्डिंग का वैल्यूएशन कितना कितना इसकी वैल्यू है। ठीक, तो यही बात किया। जैसे यहाँ पर दिया है कि यदि 200 वर्ग भूखंड में एक भवन जिसका कुर्सी क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, कितना है 100 वर्ग मीटर है, ठीक है, 100 वर्ग मीटर है, बना हुआ था, वर्तमान निर्माण दर 5500 रुपये है, 5500 रुपया प्रति वर्ग मीटर आती है, तो भूखंड का 1000 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो तो मूल्यांकन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, सिंपल है, मतलब क्या हो रहा था, बहुत इसमें से थोड़ा सा फोकस करिएगा चीजों को। ये कह रहा था जब 100 वर्ग फीट था तो इसकी वर्तमान लागत कितनी थी 5500 थी, ठीक है, जब 200 था तो कितना हो जाएगा 1000। तो भवन की लागत हम कैसे निकालेंगे, एक बार क्वेश्चन फिर देखिएगा, फोकस करिए, क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छा है, इस चीज को फोकस करिए यहाँ पर। यदि 200 वर्ग फीट, यदि 200 वर्ग मीटर भूखंड के एक भवन जिसका कुर्सी क्षेत्रफल, मतलब जो बिल्डिंग हमारी है, जो बिल्डिंग का लैंड है वो कितना है 200 वर्ग गज है, भूखंड में एक भवन जिसका कुर्सी क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बना हो, मतलब कितने का है वो है पूरा 200 का, और 200 में बना है 100 में, समझिएगा हमारे पास 200 का लैंड है और बना कितने का है ये 100 का। वर्तमान निर्माण दर, जो निर्माण दर हो रही 5500 रुपये प्रति वर्ग मीटर आती है, भूखंड की लागत कितना है 1000 रुपये। जब भूखंड की लागत 1000 आ रही है तो इसका मतलब ये कितना फुट था, ये हमारा 200 वर्ग फीट था, तो 200 गुणे 1000 कर लिए, ठीक है, 200 गुणे 1000 कर लिए, तो ये हमारा कितना आ गया 2 लाख, ठीक है। अब देखते हैं निर्माण उस पर कितना हुआ, ये तो भवन की लागत हो गई, निर्माण लागत कितना हुआ, निर्माण दर जो हमारा भवन में लगा वो कितना था हमारा 100 गुणे 5500 बराबर कितना हो गया हमारा, यहां पर हमारा, एक मिनट, हाँ अब इधर देखिएगा, जो हमारा अभी क्या रहा था, तो जो हमारा जो सामान लगा है, ठीक है, वर्तमान में पहले कंडीशन ये थी, बाद हमारा क्या हुआ कितना आ गया 5,50,000 आ गया। अब हम देखते हैं भवन की आयु 100 वर्ष, अगर हम माने किसी भवन की आयु अगर हम 100 वर्ष मान रहे हैं तो जो मलबे का मूल्य होगा वो कितना होगा 10% होगा। देखिए यहाँ पर दिया है, जबकि अभी एक सवाल करवा रहे थे तो वहाँ कबाड़ मूल्य दिया था, तभी मैंने कहा ना कि स्क्रैप वैल्यू को मलबा कहते हैं,
और साल्वेज वैल्यू को बोलते हैं कबाड़ मूल्य। तो वो कभी कभी क्वेश्चन में फंसा के देता, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज के लिए। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मूल्य ह्रास रेखी विधि द्वारा काउंट करना। तो कैसे काउंट करेंगे, कितना हमारा था 55,000, 55,000 कैसे आएगा, जैसे हम ये मानते हैं कि हमारा कितना था 5,50,000 था, ठीक है। उसके बाद कितना निकालेंगे इसका 10%, 10/100, तो 0 0 कट गया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा हमारा 55,000 हो जाएगा। 55,000 में घटा देंगे, या फिर 5,50,000 55,000 घटाएंगे, ठीक है। और लाइफ ईयर इसका कितना है 100, तो करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 4,950 आ जाएगा, ठीक है। अगर 10 वर्ष को निकाला तो 10 से गुणा कर देंगे, देख लीजिए अगर 10 से निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 10 का हम गुणा कर लेंगे, 10 का गुणा कर लिए, ठीक है। अब भवन की वर्तमान मूल्य निकालना हो तो जितना हमारा लगा था 5,50,000 में 4,95,000 घटा देंगे तो 5,05,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम ये चाहते हैं कि भूमि सहित आ जाए, तो भूमि हमारा कितना था 2 लाख था। सिंपल, इस क्वेश्चन में यही कहा था कि जो हमारी भूमि थी वो 2 लाख थी, हमने बिल्डिंग जो बनवाया 5,50,000 लगा, मतलब 5,50,000 ये लगा, तो हमने क्या किया है कि टोटल आ गया। टोटल के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसमें जो मलबे का मूल्य हो रहा है वो 10% हम डिडक्ट कर दे रहे हैं, तो हमारा कितना हो रहा है ये 5,05,000 रुपये। तो जब दोनों को ऐड करेंगे जमीन का और इनका, तो ये कितना आ जाएगा 7,05,000 रुपये, ठीक है। अगला देखिए, विकास के आधार पर इस विधि द्वारा मूल्यांकन उसकी संपत्ति पर किया जाता है जो अभी अविकसित, अंशतः विकसित या विकसित दशा में है। भूखंड से सड़क पार के निर्धारित क्षेत्र घटाने के बाद शेष क्षेत्र पर सभी खर्चे का मूल्यांकन किया जाता है। विकास के आधार पर, जैसे आज के टाइम पर क्या हो रहा है, विकास के आधार पर ही क्या हो रहा है, जो भूमि बेची जा रही है इसी के आधार पर बेची जा रही है। मतलब जितना डेवलपमेंट एरिया में आप रहेंगे उसी तरह आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अगर मान लीजिए आप किसी गांव में रह रहे हैं तो बिल्डिंग का रेट कम होगा, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि वैल्यूएशन ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। तो विकास के आधार पर वैल्यूएशन हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कितना उसका विकास हो रहा है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर छठा आता मूल्यह्रास विधि का मूल्यांकन। मूल्यह्रास विधि में किसी पुराने भवन संपत्ति का मूल्यह्रास विधि द्वारा क्या करते हैं, जैसे मूल्य में कितनी कमी हो रही है इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो D बराबर P 100 माने RD अपॉन 100 पावर n। तो D क्या है, डिप्रिसिएशन वैल्यू है, P क्या है, कॉस्ट है, और RD क्या है, R फैक्टर, R फॉर रेट एंड D फॉर डिप्रिसिएशन एंड लाइफ ऑफ ईयर। जैसे यहाँ पर ये माना गया है, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर किसी भवन की आयु 20 वर्ष की आयु में भवन 5%, 20 से 25 भवन में 4%, यहाँ पर दिया, यहाँ पर RD का मान निम्न अनुसार लिया जाता। अगर 75 से 100 वर्ष की आयु में भवन है तो 50 से 75 है तो 1.30, मतलब जो हम वहाँ पर RD लेंगे, यहाँ पर इस सवाल में देखिएगा जो P तो हमारा क्या हो गया, जो कॉस्ट हो गया प्रेजेंट मार्केट रेट, D क्या डिप्रिसिएशन निकालना रहेगा, RD की वैल्यू कैसे, N क्या है ईयर है, RD कैसे करेंगे, वहां पर दिया रहेगा कि भवन की आयु इतनी है। अगर 75-100 है तो 1 ले लेंगे, 50 से 75 है तो 1.30 ले लेंगे, अगर 25 से 50 है तो ये कितना लेंगे हम 2 लेंगे, और 20 से 25 है तो 4 लेंगे, और 20 वर्ष की आयु के भवन 5 लेंगे। मतलब ये जितना ज्यादा लाइफ ईयर है उतनी RD की वैल्यू कम आ रही है, ठीक। तो यहां पर एक सवाल देख लीजिएगा, एक भवन 600 वर्ग मीटर के भूखंड पर 400 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल का प्रथम श्रेणी का बनाया गया जो इस पर 30 वर्ष पुराना है। भवन में पानी, फ्लश और बिजली उपलब्ध है। यदि वर्तमान में प्लिंथ एरिया रेट 10,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो भवन की लाभकारी आयु 80 वर्ष मानते हुए मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर आप सिंपल देख लीजिए कितना दिया 80 साल, तभी आपको मैंने बताया ना कि जब हमारा 75 से 100 साल होगा तो हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ देखिए भवन का मूल्यह्रास D बराबर P 100 माइनस RD अपॉन 100 पावर n। तो P कितना दिया है, P अगर निकालना होगा तो P निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है वर्तमान में इसका मूल्य कितना है। तो यहाँ पर किसके लिए बात किया है, यहाँ पर सिंपल देखिएगा 600 वर्ग मीटर है, 600 वर्ग मीटर के भूखंड में केवल कितना बनाया जा रहा है 400, मतलब पूरा एरिया हमारा 600 है, मगर उसमें बनाने का काम कितना चल रहा है
जो हमारा पूरा एरिया है 600, बनाने का काम 400 है, तो 400 में क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे 10,000, किया आएगा 4 लाख रुपए। ठीक है, 40 लाख रुपए आएगा, सॉरी, मतलब क्या हो जाएगा, ये 40 लाख आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब 600 हमारा, देख लीजिएगा एक बार समझा देते हैं। हमारा क्या था, 600 इतना एरिया था, मगर बिल्डिंग बनी हमारी इतने में। ठीक है, और कह रहा करवाने का जो काम है 400, 400 में कितना हो रहा है, ये कह रहा अगर जितना प्लिंथ एरिया है पर रेट कितना है 10,000, तो यहाँ पे 400 है, तो 400 में कितना कर देंगे, 10,000 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तुम्हारा पी आ गया, 100 माइनस आर डी को वैल्यू मैंने बताया 75 से अगर 100 साल होगा तो 1 लेंगे, 100 हो गया। एन कितने वर्ष की बात किया है यहाँ पर 30 वर्ष की बात किया, 30 वर्ष पुराना है, तो यहाँ पर हमने ये निकाल लिया। ठीक है, 2958801। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर के मानते हैं तो होते हैं, मगर अगर हम पूरा निकालना चाहते हैं, ये तुम्हारा उसके लिए आ गया जहाँ पर हमने बिल्डिंग बनवाया। अगर हम ये मान रहे हैं कि अगर हम उसको क्या करें, पूरे के लिए माने, तो 600 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 होगा। यहाँ पर देखिए मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पर 10,000 कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 6 लाख आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो संपत्ति का मूल आया था 2958801 में क्या करेंगे, 6 लाख जोड़ देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, संपत्ति का कुल मूल आ जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 35 लाख, 35 लाख आ रहा है यहाँ पर, लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 35,50,000, 1 मिनट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 35 लाख हमारा अप्रोक्स आ जाएगा, मतलब इसका जो कॉस्ट होगा वो कितना आ जाएगा, 35 लाख के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इस सवालों में करेंगे। आगे चलते हैं, अब जैसे सवाल आता चलेगा वैसे आप कर लीजिएगा, आसान है। तो इसी तरह से अब आगे देखते हैं, जो जैसे कि यहाँ पर दिया, फॉलोइंग द फैक्टर्स ऑफ कंसीडर द वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, तो मूल्यांकन को उद्देश्य, संपत्ति के स्वामी, तिथि, ये सब आपको चीज़ों को नहीं देखना है। अब आप देखिए रेंट फिक्सेशन, जिसे बोलते हैं किराया निर्धारण। ये क्या होता है कि किराया किसी भवन या भूमि या दोनों प्रकार के वार्षिक या मासिक भुगतान है। मतलब किराया का मतलब ये भवन, भवन का या भूमि का, जैसे आप किसी भवन को लिए हैं तो किराया देंगे, या आप किसी भूमि का, इनमें जो हम क्या करते हैं, वार्षिक या मासिक रूप से जो हम भुगतान करते हैं, अर्थात किसी भवन का किराया पूंजीगत लागत पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा सभी संभावित वार्षिक व्यय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आप किसी मंथली किराया देंगे, तो किराया कैसे देंगे, जैसा वो बिल्डिंग होगा। जैसे मान लीजिए कि लैट्रिन बाथरूम सेपरेट दे रहा है तो उसकी कॉस्ट अलग है, अगर रूम दे रहा है तो उसकी कॉस्ट अलग होगा। तो इसी अकॉर्डिंग क्या होता है, रेंट फिक्सेशन के आधार पर हम क्या करते हैं, मूल्य का निर्धारण करते हैं। किसके आधार पर, रेंट फिक्सेशन के आधार पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, भवन का किराया निर्धारण में एक प्लिंथ एरिया है। तो प्लिंथ एरिया क्या होता है कि जहाँ पर हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो किसी भवन के ऊपरी फर्श तल पर आच्छादित क्षेत्रफल भवन के उस पर कुर्सी क्षेत्रफल कहते हैं, ये वर्ग मीटर मापा जाता है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही देखना था, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। तो बताइएगा कैसा लेक्चर लगा है, और अगर कुछ मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक और इसे पहुंचाइए, और प्रयास ये कराइए दोस्तों कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हमारा भी क्या होता रहे, मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो अगर और किसी लेक्चर में आपको लगता है डाउट है पीएसबी में, तो बताइएगा, उस पर हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।